हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग वेव मोशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा लिसाजस फिगर। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर लिसाजस फिगर हेडिंग डाल दिया हूँ। ओके, इसके ऊपर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूर लिख लीजिएगा। ये टॉपिक अगर किसी यूनिवर्सिटी में रिटन एग्ज़ाम होने वाला है तो उन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ साथ अगर किसी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है तो उन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस टॉपिक से अगर रिटन एग्जाम होता है तब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ साथ अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और अगर आप किसी भी तरीके के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे IIT-JEM वगैरह हो गया, तो IIT-JEM वगैरह में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से आज का ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वजह से मैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, और आप भी अपने नोट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर लिखिएगा। क्लियर? ये टॉपिक अगर रिटन एग्जाम होता है तो उसमें 2 नंबर में पूछा जाता है, या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी इस टॉपिक को पूछा जाता है। ठीक, तो 2 नंबर में पूछेगा तब क्या लिखना है, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछेगा तब क्या लिखना है। आगे अभी इन दोनों चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, अब देखिए इस टॉपिक को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक क्या थोड़ा लेंदी है, इस वजह से थोड़ा मुझे टाइम देकर इसको पढ़ाना होगा। ओके, इस वजह से जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा। इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पेशेंस रखते हुए देखिए और चीज़ों को समझिए। अगर कहीं पे डाउट होता हो तो आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर कमेंट करके अपने डाउट को क्या करिए, क्लियर करते हुए चलिए। ओके, देखिए पीछे हम लोग क्या किए हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह के बारे में पढ़े हैं, तो एक बार उसको क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। ठीक, तो मान ले रहे हैं कि हम लोग का कोई एक ऐसा सिस्टम है, ऐसे मान ले रहे हैं कोई सिस्टम है। ठीक, ये क्या हम लोग का एक सिस्टम है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेंडुलम वगैरह कहते हैं। यहाँ पे क्या एक रिजिड सपोर्ट है, इससे क्या किए, स्ट्रिंग की हेल्प से एक क्या किए, बाप को यहाँ पे लटका दिए हैं। ठीक, अब देखिए ये बाप क्या है, अपने मीन पोजीशन पे है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। यहाँ पर अभी किसी तरीके का इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स इस कंडीशन में क्या है, 0 है। ओके, अब क्या करना है, इस सिस्टम के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन लाना है। ठीक, तो क्या करेंगे, इस बाप को कुछ यहाँ पर ले आकर क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। इस बाप को कुछ यहाँ पर ले आकर छोड़ दिए, तब क्या करेगा, इस बाप को यहाँ पर ले गए, ऐसे ला के छोड़ दिए, तब ऐसे जैसे ला के छोड़ेंगे तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे क्या करेगा, मोशन करना शुरू कर देगा। मतलब ये बाप जो है अपने इस मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कहते हैं। पीछे हम लोग पढ़े थे, और जब हम लोग इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को निकाले थे तो वहाँ पे देखे थे कि यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ रहा था, y = sin ωt। ठीक, यहाँ पे x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये कुछ आ रहा था, और इसके वेव फॉर्म को अगर हम लोग ड्रा करें तो क्या होगा, इसका जो वेव फॉर्म होगा वो क्या होगा, कुछ ऐसे होगा। क्लियर? यहाँ पर +5 करके भी आ सकता है, कोई डाउट नहीं। 5 का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको मैं डिटेल में वहाँ पे समझाया था। ठीक, तो यहाँ पर अगर 5 को 0 लेके चलें तो क्या होगा, कुछ ऐसा आपका वेव फॉर्म आएगा। ठीक, तो ये तो हो गया जब पार्टिकल पे क्या कर रहा है, जब इस बाप पे क्या कर रहा है, एक सिंगल सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है। तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ ऐसे है, उसके इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग ऐसे लिखे हैं, और उसका जो वेव वगैरह है कुछ ऐसे बनाए हैं। ठीक, अब देखिए अगर ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और उसी सेम टाइम जब ये अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, उस पर क्या करें, एक तरीके का और हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्ट करते हैं। मतलब ये पार्टिकल ऐसे कर रहा था, अब क्या किया, इसको ऐसे बाप को ला के ऐसे छोड़ दिए, ये क्या करने लगा, ऐसे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगा। मतलब पहले ये क्या कर रहा था, ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था, अब क्या किए, इसके परपेंडिकुलर इस पे एक और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्ट करने लगे। तो अब इस पार्टिकल का क्या इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, क्या इसका पाथ होगा, उसी को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, उसी के बारे में क्या करना है, जानकारी लेना है। ठीक, पहले इस चीज़ को थोड़ा सा इस बोर्ड के एग्जाम्पल के हेल्प से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए एक बोर्ड है। ठीक, थोड़ा सा बोर्ड खराब बना हुआ है, इसको बस समझाने के लिए मैं यहाँ पर बनाया हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या किए हैं, ऐसे एक सपोर्टर लगाए हैं, फिर यहाँ पे एक सपोर्टर लगाए हैं, और इसके हेल्प से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक पेंडुलम को क्या कर रहे हैं, लटका दे रहे हैं। क्लियर इतना चीज़ समझ में आ रहा है? अब देखिए इस पेंडुलम को क्या कर रहे हैं, ऐसे खींच के क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। ये पेंडुलम क्या करेगा, ऐसे आपका मोशन करेगा, ऐसे आगे पीछे क्या करेगा, मोशन करेगा। ठीक, मान लीजिए जब ये पेंडुलम आपका ऐसे आगे पीछे मोशन कर रहा था, उसी सेम टाइम क्या किए, इस बोर्ड को थोड़ा सा टास कर दिए, थोड़ा सा उछाल दिए इधर, और इधर क्या किया, ऐसे बोर्ड था इसको क्या किए, ऐसे कर दिए, ऐसे इसको टास कर दिए। तो क्या होगा, ये सेम टाइम जो पेंडुलम है कुछ ऐसे भी क्या करने लगेगा, एक दूसरे के
सेम टाइम पेंडुलम क्या करेगा, कुछ ऐसे भी क्या करने लगेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा, क्योंकि बोट को हम लोग क्या किए, डिस्टर्ब किए, बोट को क्या किए, टास्क किए हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, पहले तो इस पेंडुलम का के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन लग रहा था, तो उसका क्या था, कुछ ऐसे इस बात को फॉलो कर रहा था। लेकिन उसी टाइम अगर हम लोग बोट को क्या कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं, तो अब ये क्या करेगा, इसके परपेंडिकुलर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। ठीक, तो एक क्या था, ऐसे मोशन था, और दूसरा क्या हो जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जा रहा है। तो अब इस केस में इस पेंडुलम द्वारा, या ऐसे कहिए इस पार्टिकल द्वारा क्या इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, ऐसे कहिए कि जब पार्टिकल पे क्या कर रहा है, एक साथ दो तरीके के सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्ट कर रहे हैं, जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस केस में इस पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा और इसका पाथ क्या होगा, इस चीज़ को आज के केस में हम लोग को क्या करना है, इस चीज़ को आज के इस टॉपिक के अंदर हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, समझना है। बात समझ में आया। ठीक, आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, आज का हम लोग का टॉपिक ये है कि अगर एक पार्टिकल है उस पर क्या कर रहा है, दो तरीके का सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्ट कर रहा है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा और उस पार्टिकल का पाथ क्या होगा, उस चीज़ को आज के इस टॉपिक में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, तो देखिए एक एग्जाम्पल बता दिया आपको कि कैसे एक पार्टिकल के ऊपर साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ दो तरीके के सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्ट कर सकते हैं। ठीक, इस बोर्ड के एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप, सिंपली समझिए। मान लीजिए क्या है, पेंडुलम है, ये पहले ऐसे कर रहा था। ठीक, अब क्या ऐसे कर रहा था, उसी दरमियान इसको ऐसे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कराने लगे, मतलब क्या होने लगा, इस पे दो तरीके का सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐड करने लगा और दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस पेंडुलम का क्या इक्वेशन ऑफ मोशन होगा और इसके द्वारा क्या पाथ तय किया जाएगा, उसको आज के इस टॉपिक में क्या करना है, पढ़ना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करा रहे हैं तो एक वेव तो क्या है, इसके साथ एसोसिएटेड है, और फिर जब ऐसे कराएंगे इसको तो एक वेव क्या होगा, उसके साथ भी क्या होगा, एसोसिएटेड होगा। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, इसके पाथ को निकालने के लिए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या करना होगा, हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों का सुपर पोजिशन करना होगा। आप पढ़े ना इंटर में कि एक वेव क्या है, y1 है, दूसरा क्या है, y2 है, तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका सुपर पोजिशन लगाते हैं, सुपर पोजिशन थ्योरम यूज करते हैं, और y=y1 + y2 करके क्या करते हैं, इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह मिलता है, फिर उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसके पाथ वगैरह को क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, मतलब वेव वगैरह को क्या करते हैं, बनाते हैं। ऐसे इंटर में पढ़े हैं। ठीक, वैसे यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, काम करना है। ठीक, अब देखिए जब ये ऐसे इस पर एक साथ दो तरीके का सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्ट करेगा, तो अब इस पेंडुलम का जो पाथ होगा या इस पार्टिकल का जो पाथ होगा वो न तो ऐसे होगा न तो ऐसे होगा। इस पार्टिकल का जो पाथ होगा वो क्या होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन का फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका सब एम्पलीट्यूड क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, इन सब चीज़ों पर इन दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिजल्टेंट डिपेंड करेगा। और जैसे हम लोग को रिजल्टेंट मिल जाएगा, उसके हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग इसके पाथ को डिटरमाइन कर लेंगे, इसके कर्व को क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे, और उसी कर्व को हम लोग क्या कहेंगे, लिसाजस फिगर कहेंगे। ठीक, इस लिसाजस फिगर के बारे में सबसे पहले 1857 में फ्रेंच फिजिसिस्ट जूल्स एंटोनी लिसाजस ने हम लोग को जानकारी दिया था। इन्हीं के द्वारा दिए गए जानकारी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लिसाजस फिगर के बारे में लिसाजस फिगर को पढ़ते हैं। या अगर किसी पार्टिकल पर एक टाइम दो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्ट करता है, दोनों एक दूसरे के रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर को ही क्या करते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं। ठीक, तो उस दरमियान पार्टिकल का क्या इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, क्या पाथ होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके, बात समझ में आया। तो अब तक जो हम लोग पढ़े हैं उसको एक लाइन में कंक्लूड कर लेते हैं। क्या कंक्लूड करेंगे कि लिसाजस फिगर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिसाजस फिगर में हम लोग देखेंगे कि अगर एक पार्टिकल पर एक टाइम दो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, और साथ साथ उस इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक कर्व वगैरह ड्रा करेंगे, और उसी कर्व को हम लोग क्या करते हैं, लिसाजस फिगर करते हैं। अब ये कर्व या इक्वेशन ऑफ मोशन किस पे डिपेंड करेगा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के बीच में क्या मतलब इनकी क्या फ्रीक्वेंसी है, इनमें क्या फेज डिफरेंस है, और इसका क्या एम्पलीट्यूड है। ठीक, तो चलिए इस चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, लिखे हैं कि द कर्व ट्रेस बाय द पार्टिकल अंडर द साइमल्टेनियस इन्फ्लुएंस ऑफ टू रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इज नोन एज लिसाजस फिगर। ठीक, लिखे हैं कि द कर्व ट्रेस बाय पार्टिकल द्वारा जो कर्व क्या किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा। ऐसे कहिए, द कर्व फॉलोड बाय द पार्टिकल
या द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल अंडर द साइमल्टेनियस इन्फ्लुएंस ऑफ टू रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नोन एज लिसाजस फिगर। ठीक, अब पार्टिकल द्वारा एक साथ पार्टिकल पर अगर क्या कर रहे हो, एक साथ दो रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन लग रहे हो तो उसके द्वारा जो पाथ तय किया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिसाजस फिगर कहते हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर। अब देखिए लिसाजस फिगर डिपेंड किस पे करता है, तो लिखे हैं कि लिसाजस फिगर डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कि उन दोनों रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या एम्पलीट्यूड है, और साथ साथ उनके बीच में क्या फेज डिफरेंस है, तो लिखे हैं रिलेटिव फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक, क्लियर। तो 2 नंबर में पूछता है, या एग्जामिनर अगर आपसे y1 पूछते हैं तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बताना होगा। ओके, क्लियर, ये 2 नंबर क्लियर। अब आगे इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 केस पढ़ेंगे। ठीक, क्लियर, इसमें 2 केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट आज पढ़ाऊँगा और जो केस सेकेंड होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 केस डील करेंगे, जिसमें केस फर्स्ट जो हम लोग मानेंगे उसमें ये मानेंगे कि जो दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन हैं उनके फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो क्या है, 1:1 है। और जो केस 2 कंसिडर करेंगे उसमें ये मानेंगे कि जो दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन हैं उनके फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो 2:1 है या 1:2 है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट केस डील करेंगे, जो क्या होगा हम लोग का केस फर्स्ट देखिए यहाँ पे लिखे हैं, जो क्या होगा व्हेन फ्रीक्वेंसी आर इन रेशियो 1:1। और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, केस सेकंड को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, एक ही वीडियो में दोनों केस को डिस्कस करना का मतलब ये है कि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक, इस वजह से 2 पार्ट में लिसाजस फिगर को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर दे रहा हूँ। एक पार्ट में केस फर्स्ट और नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, हम लोग केस सेकंड को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं कि आज जो केस फर्स्ट है इसमें जो फ्रीक्वेंसी रेशियो होगा वो 1:1 होगा। अब जब हम लोग का फ्रीक्वेंसी रेशियो 1:1 है, इसका मतलब जो टाइम पीरियड का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, 1:1 होगा। जाहिर सी बात है, जब फ्रीक्वेंसी 1:1 है तो टाइम पीरियड भी 1:1 ही होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं कि लेट अस कंसीडर 2 रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन, यहाँ पे आप मोशन भी लिख सकते हैं, हैविंग फ्रीक्वेंसी आर इन रेशियो 1:1। अब क्या कर रहे हैं, 2 रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन को क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, जिनके फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या है, 1:1 है। फिर क्या लिखे हैं, दीज रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन आर गिवन एज। अब ये जो रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है इनको क्या कर सकते हैं, कुछ हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए एक बार इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे चलिए एक चीज़ को क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका ν1 और ये क्या है आपका ν2 है। ठीक, तो ν1 = क्या होगा, 1/T1 होगा, और ν2 = क्या होगा, 1/T2 होगा। इतना चीज़ आपको पता ही है। ठीक, तो अगर इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा, तो T1/T2 का रेशियो भी क्या होगा, 1:1 होगा। ठीक, अगर ν1/ν2 करें तो इधर क्या हो जाएगा, 1/T1 डिवाइडेड बाई 1/T2 होगा। तो इनका जब रेशियो 1 है, इसका मतलब क्या है, ये 1/1 है जिसको हम लोग 1:1 लिखे हैं, तो ये क्या होगा, 1/T1 1/T2 होगा। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो T1/T2 या T2/T1 का रेशियो भी क्या होगा, 1:1 के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 हम लोग क्या किए, वेव कंसिडर कर लिए, जिसमें जो पहला वेव है वो क्या है, x = a sin ωt + phi है। ठीक, ऐसे लिखे ना कि दिस 2 रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन आर गिवन एज। तो जिसमें 2 वेव कंसिडर किए, पहला क्या है, x = a sin ωt + phi है, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। दूसरा क्या है, y = b sin ωt है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए इस इक्वेशन फर्स्ट वाले को हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट वेव का नाम देंगे, और इक्वेशन 2 वाले को क्या देंगे, सेकेंड वेव का नाम देंगे। इसमें देखिए क्या होता है, ये जो a है ये क्या एम्पलीट्यूड है पहले वाले वेव का, b जो है ये क्या है, दूसरे वाले सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या है, एम्पलीट्यूड है। इतना चीज़ क्लियर। पीछे हम लोग एम्पलीट्यूड वगैरह क्या होता है उसको देखे थे। ठीक, इस ए बी की जगह आप स्मॉल ए स्मॉल बी भी कंसिडर कर सकते हैं, या A1 A2 भी कंसिडर कर सकते हैं। ए बी की जगह इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही मानना है। ठीक, इसके जगह आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो टर्म हम लोग यूज किए हैं इसको यहाँ पे बता देते हैं। तो देखिए लिखे हैं कि वेयर A and B आर एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। बता दिए कि A और B क्या है, पहले और दूसरे सिंपल हार्मोनिक मोशन के एम्पलीट्यूड हैं। ठीक, क्लियर, रिस्पेक्टिव मतलब क्या, क्रमशः। ओके, अब देखिए ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओमेगा क्या किए, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी मान लिया है। ठीक, ओमेगा क्या है, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी है, दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन का। एंड फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन
SHO 1 एंड सेकेंड, और फाई क्या है 1 और सेकेंड, मतलब पहले और दूसरे का क्या है, फर्स्ट और सेकंड के बीच का क्या है, फेज डिफरेंस है। ठीक, दोनों का फ्रीक्वेंसी जब ओमेगा है तो इसका मतलब इसका रेशियो भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक, मतलब ये क्या होगा, इनके फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो क्या है, 1:1 के बराबर है। ठीक, अगर यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी लिखने से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। तो जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या है, मतलब दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या, ओमेगा बाई ओमेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये 1:1 के बराबर है। तो जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा 2π/1 अपॉन 2π/2, ये भी क्या होगा, 1:1 के बराबर होगा। 2π से 2π कट जाएगा, /1 अपॉन /2 जो होगा वो भी 1/1 के बराबर होगा। क्लियर ये चीज़ मैं इसे बस क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिमाग में आ रहा होगा सर पीछे तो ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखवा है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख दे रहा है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बस बता रहा हूँ, अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप लिख लीजिएगा ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, बुक में डायरेक्ट ऐसे दिया है हर एक बुक में, इस वजह से मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा हूँ। ठीक, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तब भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है, अगर ये क्या है ओमेगा बाई ओमेगा है तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:1 ही आ रहा है। ठीक, इसको मैं बता दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। ओके, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके हेल्प से इन दोनों का सुपरपोजिशन वगैरह करके क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, और फिर उस इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके पाथ वगैरह को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो एक तो तरीका क्या है सुपरपोजिशन का कि इन दोनों को आपस में ऐड कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि एक इक्वेशन को सॉल्व करें और दूसरे की हेल्प से कुछ वैल्यू ला के पुट करें और फिर क्या करें, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें। तो देखिए इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अपनाएंगे। क्या करेंगे, पहले जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या किए, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ए को अगर नीचे लेके चले हैं तो XY हो गया, ये क्या हो गया साइन ओमेगा t प्लस फाई हो गया, मतलब ये साइन A प्लस B के फॉर्म में हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, XY साइन A कास B प्लस कास A साइन B हो जाएगा। ठीक, तो देखिए साइन ओमेगा t कास फाई प्लस कास ओमेगा t साइन फाई, इसको इक्वेशन 3 कर दिए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के हेल्प से क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट साइन ओमेगा t जो होगा y/b के बराबर होगा। इसका मतलब कास ओमेगा t जो होगा वो √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर होगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू क्या होगा, y²/b², तो √1 माइनस y²/b² लिख लिए। अब यहाँ से इस वैल्यू को और इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर ला के पुट कर देंगे। तो देखिए लिखे हैं यूजिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन 3 कामा वी गेट, यहाँ से क्या मिलेगा, x/a = y/b हो जाएगा, साइन ओमेगा टी की जगह y/b रख देंगे और कास फाई को एज इट इज लिखेंगे, और फिर कास ओमेगा टी की जगह √1 माइनस y²/b² लिखेंगे और साइन फाई को एज इट इज क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब देखिए क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इंटर में भी आप ये चीज़ पढ़े हैं, क्या करेंगे, स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ लिख लेते हैं, बाकी को एक तरफ लिख चले आते हैं, सॉरी स्क्वायर रूट वाले टर्म को एक तरफ लिखते हैं और बाकी टर्म को क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। इसको क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड में लिख चले गए और स्क्वायर रूट वाले को एक तरफ लिख दिए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कामा वी गेट, इधर क्या किए, होल स्क्वायर लिख दिए, a-b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इधर स्क्वायर रूट हट गया, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर फाई हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा जगह बनाएंगे, इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आपको समझाएंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट लास्ट सेशन हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, अब इसको आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, a-b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x/a का होल स्क्वायर प्लस y/b का होल स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर फाई हो गया। फिर क्या हो गया, -2ab होता है तो -2, a का वैल्यू x/a और b का वैल्यू y/b कास फाई हो गया। इतना चीज़ क्लियर, इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, फिर माइनस y²/b² साइन स्क्वायर फाई हो गया। देखिए कितना आसान है। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करना है, इधर देखिए क्या है, ये टर्म है, इसके साथ कास स्क्वायर फाई है, और साथ साथ अगर इधर देख रहे होंगे राइट हैंड साइड में तो ये टर्म है, इसके साथ साइन स्क्वायर फाई है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, तो इसको अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले हैं इसके साथ में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y²/b और यहाँ पे y²/b है। ठीक, और यहाँ पे y²/b² है। ठीक, इसको अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई होगा, इधर आकर पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ठीक, तो ये कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या होगा, 1 हो जाएगा, और y²/b² बस बचेगा। इतना चीज़ क्लियर। इधर क्या हो जाएगा, -2xy/ab कास फाई हो गया, ये साइन स्क्वायर फाई हो गया। तब देखिए इसको क्या करेंगे, लिख देंगे x²/a², ये क्या हो गया, y²/b², y²/b² कॉमन लेंगे तो कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। इतना चीज़ आपको पता ही है, तो बस यही बचेगा 1 इंटू y²/b²। तो उसको कैसे लिखेंगे, y²/b² के फॉर्म में लिखेंगे, कोई डाउट नहीं हो रहा है।
फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 वाई बाई बी कास फाई हो गया, इधर क्या हो गया साइन स्क्वायर फाई हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 4 का दिए। ठीक, अब देखिए क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन 4 गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट लिसाजोस फिगर। अब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन मिला है इक्वेशन 4 में पार्टिकल का, यही क्या देगा हम लोग को, लिसाजोस फिगर के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। और इस इक्वेशन को देखने में देखिए क्या पता चल रहा है कि जो लिसाजोस फिगर है वो फाई के वैल्यू क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो देखिए क्या लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 इट इज क्लियर दैट द लिसाजोस फिगर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ फाई। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फाई के अलग अलग वैल्यू के लिए लिसाजस फिगर को क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। ओके, तो फिगर मैं बनाता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग केस फर्स्ट के अंदर ही एक केस फर्स्ट क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। ठीक, जिसमें हम लोग क्या मानेंगे कि जो फाई का वैल्यू है वो या तो 0 है, या तो 2 पाई है, या तो 4 पाई है। ठीक, ये हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। ओके, और इसके भी आप देखेंगे कि अगर फाई ये वैल्यू रखता है, 0 रखता है, या 2 पाई रखता है, 4 पाई या 6 पाई रखता है, तो लिसाजस फिगर का शेप क्या होगा। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन 4 हम लोग लास्ट सेशन में पाए थे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग फाई इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या होगा, तो देखिए जब फाई इक्वल टू 0 होगा तो साइन फाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और कास फाई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, और ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, देन इक्वेशन 4 टेक्स द फॉर्म एज, इन वैल्यू को अगर यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2x बाई ए भी हो गया, और कास फाई का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, और उधर राइट हैंड साइड पूरा गोल हो गया। अब देखिए ये जो चीज़ लिखा गया है ये एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी का क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक, इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो यही चीज़ मिलेगा। ओके, अब देखिए अगर हम लोग स्क्वायर हटाना चाहें तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, ऐसे करके जैसे आपको मन करे। आप मैथ के स्टूडेंट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्या हो गया, ऐसे कुछ होगा। अब क्या होगा, इधर से एक्स वाई ए इक्वल टू वाई बाई बी लिख सकते हैं, या वाई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, बी बाई ए एक्स लिख सकते हैं। ठीक, इसको इधर लिख चले गए, बी बाई ए इंटू एक्स हो गया। ये हम लोग को क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 5 मिल गया। अब देखिए क्या लिखे हैं, दिस इक्वेशन 5। अब जो इक्वेशन 5 है ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा क्या, दिस इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ, देखिए 2 बार लिख दिए थे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है, विच इज पासेस थ्रू ओरिजिन, जो क्या करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, एंड लाई इन फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, और वो पहले और तीसरे कोऑर्डिनेट में क्या करेगा, लाई करेगा। इट इज शोन एज बिलो, जिसको नीचे हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे। ठीक, कैसे होगा, कैसे ये ट्रेस किया जाएगा, उस चीज़ को अभी मैं आपको चल रहा हूँ दिखाने और समझाने। ठीक, क्लियर है चीज़। अब देखिए कैसे इसको स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, आप याद करिए इंटर में पढ़े ना, वाई इक्वल टू एम एक्स करके पढ़े। तो जब वाई इक्वल टू एम एक्स होता था तो ये क्या होता था, स्ट्रेट लाइन होता था, ओरिजिन से क्या करता था, पास करता था। ये चीज़ पीछे आप पढ़े हैं। ठीक, इस वजह से हम लोग यहाँ से कुछ प्रेडिक्ट कर लिए कि हम लोग का क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ओके, अब देखिए ये जो चीज़ें हैं आपको समझाने के लिए लिखे हैं, और ये हमको यूज़ करना था इस वजह से लिखे हैं, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसको अगर समझने के लिए आपको कहीं बगल में नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, आपको डायरेक्ट क्या करना है, इस लाइन के नीचे ये जो मैं फिगर बनाऊंगा इसको क्या करना है, बनाना है। ओके, अब देखिए समझिए यहाँ पर क्या है, ये हम लोग का एक वेव फर्स्ट था, ये क्या था, वेव सेकेंड था, इन दोनों का इक्वेशन था। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसको मैं क्या किया हूँ, दोनों वेव को ड्रा किया हूँ। एक क्या है, टी इक्वल टू 0 है, ये भी क्या है, टी इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन वाला पॉइंट है। ओके, अब देखिए क्या है, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, तो दोनों क्या है, सेम डिस्टेंस पे क्या करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी। ये चीज़ आपको पता ही है। अब देखिए इसको क्या किया है, T0 से लेके T8 तक क्या किए हैं, इसको अलग अलग पार्ट में क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं, और ये क्या है, पहला वाला वेव बना दिया है, और ये क्या हम लोग का दूसरा वाला वेव है। चूँकि पहले और दूसरे में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये फाई का वैल्यू क्या है, 0 है, इसका मतलब दोनों क्या होंगी, यहीं से क्या होंगी, स्टार्ट होंगी। ये चीज़ क्लियर। अब देखिए जैसे फाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो गया, पहला वाला वेव एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इतना चीज़ क्लियर, क्योंकि फाई का वैल्यू क्या किए, 0 माने हैं। अब देखिए दोनों हम लोग को क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ वेव मिल गया है। क्लियर, इस वजह से दोनों को क्या किए, यहाँ से स्टार्ट किए हैं। इनका जो एम्पलीट्यूड होगा, मतलब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला वैल्यू होगा, वो क्या होगा, एक दूसरे से डिफर होगा, क्योंकि ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और हम लोग को पता नहीं है ए बी का क्या वैल्यू है। ओके, इस वजह से ये बस एम्पलीट्यूड क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंट होगा। ठीक, अब देखिए इसको क्या किए, यहाँ मान लीजिए T4 पे कट कर रहा है, और यहाँ मान लिया कि ये क्या कर रहा है, T8 पर
कट कर रहा है। ओके, इसी तरीके से ये मान लिया T4 पे कट कर रहा है और इसको मान लिया किस पे कट कर रहा है, T8 पे कट कर रहा है। दोनों सेम डिस्टेंस पे कट करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या किए हैं, सेम हम लोग कंसीडर किए हैं। इतना चीज़ क्लियर हुआ। दोनों सेम जगह से स्टार्ट होंगी, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फाई क्या है, 0 के बराबर है। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए क्या होगा, अब इसको हम लोग क्या किए, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में क्या किए हैं, कट कर लिए हैं और T0 से T8 तक नाम दिए हैं, अभी पीछे बताएंगे। ठीक, अब इसको क्या किए, एक दूसरे से ऐसे क्या किए हैं, डॉटेड लाइन से मिला लिए। ओके, अब देखिए T=0 पे अगर बात करेंगे, T=0 पे बात करेंगे तो दोनों वेव क्या है, 0 0 पे हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए अगर T=0 पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, ये पूरा वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब x 0 है और y क्या है, 0 है। तो देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, एक ऐसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्या किए, ड्रा किए हैं, जिसमें इसको x एक्सिस माने और इसको y एक्सिस माने। जनरली यही माना ही जाता है। ठीक, ये क्या हम लोग का ओरिजिन वाला पॉइंट है। ठीक, तो इनिशियली क्या है, इनिशियली देखिए T=0 पर ये क्या है, दोनों वेव क्या है, 0 पे है, क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है। इनिशियली क्या है, ये यहाँ पे है। अब देखिए जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जैसे हम लोग क्या किए, थोड़े टाइम बाद T1 पे आए, ये देखिए T1 पे आए, इसका क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया और इसका क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया। क्लियर, दोनों वैल्यू क्या होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा। क्लियर, क्योंकि हम लोग को एम्पलीट्यूड के बारे में जानकारी नहीं है। ओके, तो इसका कुछ भी वैल्यू मान ले रहे हैं कि क्या है, T1 कुछ यहाँ पर आ गया और T2 क्या हो गया, कुछ यहाँ पर आ गया, तो इसका क्या होगा, कुछ रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पर मिलेगा हम लोग को। ठीक, ये कुछ रिजल्टेंट वैल्यू हम लोग को यहाँ मिलेगा। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे हम लोग और आगे बढ़े, T2 पे बढ़े, तो ऐसे क्या हो गया, ये T2 पे आ गए, यहाँ T2 पे आ गए, ये T2 क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब T2 पे क्या हो गया, ये पार्ट के लिए यहाँ पर आ गया x कोऑर्डिनेट में, और y कोऑर्डिनेट में क्या होगा, यहाँ पर आ गया। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे होगा। ठीक, इसका मतलब देखिए पार्टिकल क्या था, शुरू में T=0 पर जो उसका रिजल्टेंट पाथ था वो ये था। अब T=T1 पे क्या हो गया, उसका रिजल्टेंट पाथ ये हुआ, और फिर T=T2 पे जो उसका रिजल्टेंट पाथ था वो क्या हो गया, ये हो गया। इसका ना हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्या होगा, ऐसे बनाएंगे, कैसे क्या होगा, पार्टिकल जाएगा, ऐसे क्या होगा, पार्टिकल जाएगा। क्लियर, तो ये क्या हो गया, ऐसे इस डायरेक्शन में बना दिए। क्लियर होगा, इस डायरेक्शन से क्या किया, इसको ऐसे बना दिए। ओके, अब देखिए फिर क्या कर रहे हैं, फिर T=T3 की बात करें तो T=T3 पे ये क्या, इसका कुछ वैल्यू है, यहाँ पे इसका क्या कुछ वैल्यू है। ठीक, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैक्सिमम ये क्या था, T=T2 पे क्या था, मैक्सिमम वैल्यू था, जिसका ये और ये क्या इधर मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या आपका A है और ये क्या आपका इधर B है। ठीक, वैसे ये क्या है, B है और इधर क्या है आपका A है। ठीक, ये टोटल क्या है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक A है और यहाँ से यहाँ तक A है और यहाँ से यहाँ तक B है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, B है। अगर आप इस कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक को माइनस है और यहाँ से यहाँ तक के हम लोग क्या कर सकते हैं, -b से भी लिख सकते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, क्लियर, बस डायरेक्शन बताने के लिए -a -b यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए क्या T3 पे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो T3 पे क्या हो रहा है, इस मैक्सिमम से कुछ कम वैल्यू है दोनों का। इसका मतलब कुछ कम वैल्यू होगा, इस मैक्सिमम से कुछ कम वैल्यू होगा। मान ले रहे हैं रेंडमली, हम लोग को वैल्यू पता नहीं है, कुछ ये वैल्यू है और क्या है, कुछ ये वैल्यू है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, फिर कुछ यहाँ पर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट फिर कुछ यहाँ पर आएगा। फिर देखिए T4 की जब बात करेंगे तो दोनों 0 हो गए हैं। इसका मतलब अब दोनों क्या हो, यहाँ पर आ गए। ठीक, तो देखिए ऐसे पार्टिकल गया, पार्टिकल ऐसे यहाँ पर गया, फिर वहाँ से वापस क्या कर रहा है, ऐसे लौट रहा है और फिर क्या हो गया, यहाँ पर हाफ साइकिल में फिर ओरिजिन पर आ गया। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए फिर क्या कर रहा है, फिर हम लोग T=T5 की अगर बात करें, ये क्या है, नेगेटिव में आ चुका है और ये भी क्या है, नेगेटिव में आ चुका है। मान ले रहे हैं नेगेटिव का कुछ इसका वैल्यू ये है और ये क्या है, नेगेटिव का कुछ इसका वैल्यू है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, कुछ यहाँ पर होगा। तो मान ले रहे हैं कि पार्टिकल T=T5 पे क्या है, यहाँ पर आ चुका है। इतना चीज़ क्लियर। फिर देखिए क्या हो रहा है, अब T=T6 पे, T=T6 पे क्या है, ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मतलब पार्टिकल यहाँ पर है और y एक्सिस पे बात किया जाए तो पार्टिकल क्या है, यहाँ पे है। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा आप पढ़ेंगे इंटर में वेक्टर वाले में, वो क्या होगा, यहाँ पर होगा। इसका मतलब अब जो पाथ होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक, थोड़ा मार्कर इधर उधर भाग जा रहा है। अब जो पाथ होगा इसका क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। आप स्केल की हेल्प से ड्रा करिएगा। तो पार्टिकल पहले यहाँ से ऐसे गया तो ऐसे एरो से दिखा दिए, फिर यहाँ से ऐसे वापस आ रहा है, तीसरे एरो से दिखा है, ऐसे क्या हो रहा है, वापस इधर पार्टिकल क्या हो रहा है, आ रहा है। हम लोग T6 तक क्या किया, बात कर लिए हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है, T6 से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो जब T= क्या है, T7 है, उस दरमियान बात करते हैं। तो T=T7 पे देखिए क्या है, T6 से कम निगेटिव वैल्यू है, T6 से क्या है, कम निगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब पार्टिकल रेंडमली हम लोग मान लिया कि यहाँ पर ऐसे कुछ कहीं रहा होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ क्या होगा, यहाँ पर कुछ आएगा।
क्लियर। तो T7 पे क्या हो गया, यहाँ पर कुछ ऐसे रिजल्टेंट बना दिए। फिर T8 पे क्या है, ये 0 हो गया दोनों, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पर आ गया। तो ये हम लोग इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ पर मैक्सिमम था, फिर ऐसे वापस आ रहा है। T7 पे ये हो जा रहा है और फिर T8 पे क्या हो रहा है, ओरिजिन पे मिल जा रहा है। फिर अगला साइकिल जो आएगा, फिर जो अगला साइकिल आएगा इधर, फिर जो अगला साइकिल आएगा उसमें क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। मतलब पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे एक स्ट्रेट पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। यही क्या हो गया आपका लिसाजस फिगर हो गया। वही देखिए लिखा गया है, ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा और क्या करेगा, ये ओरिजिन से पास करेगा और साथ साथ ये पहले और तीसरे, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है, ये पहले और तीसरे कोऑर्डिनेट में क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक, तो समझ में आ गया। अब देखिए ये 5 की जगह अगर 2 पाई लेंगे, चाहे 4 पाई लेंगे, चाहे 6 पाई लेंगे, तब भी क्या होगा, इसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। काश 0 का वैल्यू या काश 2 पाई का वैल्यू या काश 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। इसमें साइन 0 का, साइन 2 पाई का, साइन 4 का पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 ही रहता है। तो इस पर क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 5 के इन वैल्यू के लिए भी क्या होगा, ये सेम पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। आप फिगर बनाते टाइम इस डायरेक्शन को जरूर बनाएगा, इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक, क्लियर। कैसे डायरेक्शन डिसाइड हुआ वो मैंने आपको यहाँ बता दिया था। ओके, अब हम लोग 5 के दूसरे वैल्यू के लिए क्या करेंगे, लिसाजस फिगर को ड्रा करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग केस सेकंड डिस्कस करेंगे। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, 5 का जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे, π/2 मानेंगे। ठीक, तो 5 के वैल्यू को जब हम लोग π/2 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन 5 जो होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन π/2 मतलब साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। एंड कास 5 क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कास 90 का वैल्यू 0 होता है। तो इसको 0 होने से ये जो इक्वेशन 4 है इसमें देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा, ये वैल्यू पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिख दिए, देन इक्वेशन 4 टेक्स द फॉर्म एज क्या हो जाएगा, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। इसको इक्वेशन 6 कर दिए। अब देखिए ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो ये इक्वेशन किसका है, इलिप्स का इक्वेशन है। तो देखिए क्या लिखे हैं, दिस इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विच इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है जो x और y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक, फिर देखिए क्या लिखे हैं, इट इज़ सोन बिलो। ठीक, इसको कैपिटल आई कर लीजिए, फुल स्टॉप लगा के कैपिटल आई, इट इज़ सोन बिलो, इसको नीचे क्या किए दिखाए हैं। ठीक, अब ये बात कैसे आया है इसको चल रहे हैं इस वेब फॉर्म के हेल्प से समझाने। ठीक, थोड़ा समझा रहे हैं डिटेल में, इस वजह से वीडियो लंबा जा रहा है, पेशेंस रख के समझते रहिए। बुक में डायरेक्ट बना दिया है, मेरा काम आपको हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है, इस वजह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये देखिए x वाला वेव है और ये क्या है, y वाला वेव है, दोनों को एक साथ बनाए हैं। t0 से क्या किए हैं, ये वैल्यू क्या है, t=0 है, ओरिजिन वाला है, t=0 से t=8 तक क्या किए हैं, ऐसे बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड किए हैं। अब देखिए जो दूसरा वाला वेव है ये क्या है, b sin ωt है, इसका एम्पलीट्यूड क्या b है, और ऐसे करके क्या किया, इसको ड्रा कर दिया। मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसका क्या होगा, b होगा, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, a के बराबर होगा। ठीक, क्लियर। इधर अगर देखें तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, -a के बराबर होगा, ऐसे इसका क्या होगा, -b के बराबर होगा। इतना चीज़ तो आपको पता ही है। अब देखिए ये जो ऊपर वाला वेव है इसमें क्या है, फाई का वैल्यू जो है π/2 है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है। तो ऊपर वाला जो वेव होगा वो क्या हो जाएगा, x = cos ωt हो जाएगा। अरे भाई अगर x = क्या दिया, a sin ωt, फाई का वैल्यू क्या है, π/2 है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है। तो x = क्या हो जाएगा, a cos ωt हो जाएगा। इतना चीज़ क्लियर, x = a cos ωt हो जाएगा। तो इसको कास के फॉर्म में क्या किया, हम लोग बना दिए हैं। अब देखिए जैसे t = 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, t = 0 पुट करने पर इसमें जो पहला वाला वेव है इसमें कास ये क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो कास 0 वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब x = क्या होगा, 1 हो a होगा। यहाँ आप देखिए x क्या है, अब t = 0 पर ये पहला वेव जो है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है, और दूसरे में देखिए क्या है, t = 0 पुट करने पे ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, वो क्या है, अपने 0 वैल्यू पे है। ठीक, तो अब देखिए अगर इसको देखना चाहें यहाँ पर तो ये क्या है, a है, ये क्या है, b है, ये क्या है, माइनस का a है, और ये क्या है, माइनस का b है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, 2b है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, 2a है। ठीक, दोनों का वैल्यू a और b का वैल्यू क्या है, अलग अलग है। इस वक्त से ये जो हम लोग का ग्राफ बन रहा है एक रेक्टेंगुलर बन रहा है। अगर दोनों का वैल्यू सेम हो जाता तब तो ये स्क्वायर हो जाता ना। तो इस वक्त से क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप का है। हालांकि जो मैं बनाया हूँ नो डाउट थोड़ा सा स्क्वायर शेप लग रहा है, लेकिन स्क्वायर शेप इस वक्त लग रहा है थोड़ा जगह मेरे पास कम है। ठीक, बोर्ड छोटा है, आप अपने कॉपी में स्केल की हेल्प से अच्छे से बनाइएगा। ओके,
अब देखिए टी इक्वल टू जीरो की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो टी इक्वल टू जीरो पर ये क्या है, यक्स वाला अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ए कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ये क्या है, ए है, यहाँ से यहाँ तक का क्या है, माइनस है। ठीक, तो ये क्या आपका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है और बी क्या है, जीरो पे है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, यहीं पर होगा। क्लियर है चीज़। ठीक, अब देखिए इस वेव को कुछ ऐसे बनाए हैं। ठीक, यहाँ पर इस वेव को क्या किया, कुछ ऐसे, यहाँ पर क्या होगा, जो वेव होगा ऐसे T2 पे आके क्या करेगा, कट करेगा, और ये क्या है, ऐसे आके T4 पे कट करेगा। अरे भाई अगर इसको आप पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होता है, जीरो होता है, ये पाई/2 होता है। ऐसे समझिए, ये क्या होता है, जीरो होता है, ये पाई/2 होता है, ये क्या होता है, पाई होता है। पाई के फॉर्म अगर लिखना चाहें तो ये जीरो होता है, ये पाई/2 होता है, और ये क्या होता है आपका पाई होता है, ये पाई/4 होता है, और ये क्या होता है 3π/4 होता है, ये 3π/4 होता है। तो ऐसे ऊपर का भी जब लिखेंगे तो ये क्या होगा आपका, ये आपका पाई/4 होगा, ये क्या हो जाएगा आपका पाई/2 हो जाएगा, ये 3π क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा। ऐसे इसको लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए जो पहला वाला फेज है इसमें ऑलरेडी पाई/2 आया, मतलब ये पाई/2 टाइम्स क्या हो रहा है, पहले शुरू हो जा रहा है। इस वजह से जो चीज़ यहाँ पाई/2 पे ये आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फिर से समझिएगा, इस वाले वेव में यहाँ पर पाई/2 आ रहा है। अगर साइन के फॉर्म इसको बनाते तो ये क्या है, यहाँ पर पाई/2 आ रहा है, यहाँ पर कोई किसी तरीके का पाई वगैरह नहीं आ रहा है। तो इस पाई/2 यहाँ आने का मतलब क्या है कि ये पाई/2 फेज क्या है, आगे चल रहा है वेव। ठीक, इसको अगर साइन के फॉर्म बनाएंगे तो ये वेव क्या होगा, यहाँ से कुछ ऐसे क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक, तो इस वजह से इसके पाई/2 पे क्या होगा, इसके पाई/2 पे ये देखिए कुछ ऐसे बन रहा है, लेकिन इसके पाई/2 पे क्या होगा, कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो पहला वाला वेव है ये पाई/2 टाइम्स क्या है, पहले चल रहा है। इसका मतलब इसको क्या किया, कुछ ऐसे शिफ्ट करके आगे ओरिजिन पर ला दिए। इसका पाई/2 वाला जो इसका पोर्शन इसमें दिख रहा है आपको ना, वो क्या ऑलरेडी शिफ्ट होकर आगे आ गया, जो क्या होगा इधर कुछ बनेगा। ठीक, तो इससे आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक, आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि सर पाई/2 पे यहाँ T2 पे कैसे काट दिया। तो कास का ये फॉर्म होता है ना, कास क्या होता है, जीरो पर मैक्सिमम वैल्यू रखता है ना। अब पाई/2 के फॉर्म अगर कंपेयर करेंगे तो पाई/2 फेज ही आगे चल रहा है, मतलब वेव ये पाई/2 फेज क्या होगा, पहले स्टार्ट हो जाएगा। तो जब पाई/2 इधर हो गया तो दूसरा पाई/2 इधर ही बचेगा। ये पूरा एक पाई होता है, तो पाई/2 ये इधर चल गया, पाई/2 इधर चल गया, तो पूरा क्या हो गया, एक पाई हो गया इसका। ठीक, इस वजह से T2 पे यहाँ कट कर रहा है, और T2 क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, अब देखिए जब हम लोग T1 पे बात करेंगे तो T1 पे क्या है, इसका कुछ T1 पे क्या है, इसका कुछ ये वैल्यू है, और T1 पे क्या है, इसका कुछ ये वैल्यू, मतलब दोनों का कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब मान लेना कुछ पॉजिटिव वैल्यू इसका ये है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू क्या है, ये है। ठीक, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा कुछ ऐसे इन दोनों का मिलेगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा। क्लियर, इसका मतलब पार्टिकल क्या है, यहाँ से ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक, अब जैसे T इक्वल टू T2 की बात करेंगे, ये जीरो है, ये क्या मैक्सिमम है, तो T इक्वल टू T2 पे ये क्या है, जीरो पे है, ये क्या मैक्सिमम है। इसका मतलब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे होगा, मतलब ये अब यहाँ पे होगा। इसका मतलब ये ऐसे चलना क्या किया है, शुरू कर दिया है, ऐसे चलना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया। इसका पाथ ऐसे पार्टिकल का बनना शुरू हो गया है। ठीक, अब देखिए जैसे ही T2 का आगे T3 पे चलना है, इसका कुछ निगेटिव वैल्यू है, लेकिन इसका क्या कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक, तो x का क्या कुछ निगेटिव वैल्यू है, तो इसका कुछ निगेटिव वैल्यू यहाँ मान लिए, लेकिन y का क्या कुछ पॉजिटिव वैल्यू T3 पे, तो इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर ऐसे मान ले रहे हैं रैंडमली। ठीक, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, कुछ यहाँ पे होगा। तो इसका मतलब अब क्या कर रहा है, ये ऐसे इस बात को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, इस बात को फॉलो कर रहा है। अब देखिए T इक्वल टू T4 पे इसका वैल्यू क्या है, माइनस का ये है, मतलब ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पे है, और ये क्या है, जीरो है, मतलब ये यहाँ पर जीरो पे है। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ये होगा। क्लियर, ऐसे क्या हो रहा है, पार्टिकल अपने पाथ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ऐसे लिसाजस फिगर क्या हो रहा है, ट्रेस हो रहा है। अब देखिए जैसे T इक्वल टू T5 पे चलेंगे तो इसका क्या है, कुछ निगेटिव वैल्यू है, इसका कुछ निगेटिव वैल्यू है, इसका कुछ निगेटिव वैल्यू है, मतलब ये अपने निगेटिव में कुछ वैल्यू है और ये अपने निगेटिव में कुछ वैल्यू है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ यहाँ पर ऐसे बना रहे हैं। ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमको पता नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना टाइम कहाँ एग्जाम में है। ठीक, तो इसको क्या किया, ऐसे कुछ बना दिए। अब क्या हो रहा है, ये ऐसे आ रहा है। अब देखिए T इक्वल टू T6 पे मैक्सिमम वैल्यू पे है, माइनस बी पे है, और ये क्या है अपने जीरो वाले वैल्यू पे है, मतलब ये क्या है, जीरो पे है, पहला वाला जीरो पे है, दूसरा इस पे है। इसका मतलब रिजल्टेंट यहाँ पे होगा, तो इसका मतलब ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ गया। ठीक, फिर देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही हम लोग T इक्वल टू T7 पे बात कर रहे हैं, इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, इसका कुछ निगेटिव, तो B का कुछ निगेटिव वैल्यू है, A का कुछ पॉजिटिव, इसका मतलब इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ पर आएगा, मतलब ये क्या हो गया, ऐसे इधर बढ़ रहा है। अब T इक्वल टू T8 पे देखिए क्या है, इसका कुछ अपना वैल्यू आ रहा है,
ठीक, मैक्सिमम वैल्यू आएगा। 2 साइकिल में क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा ना, ऐसे देखिए 2 में क्या हो रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसका कुछ मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, इसका वैल्यू क्या है, 0 है। आगे जब बनाएंगे तो ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर, ये क्या है, 0 है। इसका मतलब ये अब आ गया, अब ये क्या है, 0 अभी यहाँ पे। ठीक, तो मतलब क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, एक इलिप्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक, इसको सही से आप कुछ हिस्से में बना लीजिएगा। डायरेक्शन क्या होगा इसका, ऐसे कुछ क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा। ठीक, ऐसे क्या होगा, ऐसे लेफ्ट से राइट क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा। क्लियर इन चीज़, इस फिगर से आप समझ गए होंगे। बस ये π/2 फेज डिफरेंस आगे था, इस वजह से क्या किए, इसको π/2 आगे ऐसे क्या किए, शिफ्ट कर दिए। ऐसे π/2 क्या किए, आगे शिफ्ट कर दिए। ये क्या होगा आपका माइनस का π/4 और ये क्या होगा, माइनस का π/2। ठीक, तो π/2 इधर हो गया, निगेटिव क्वांटिटी में इसे माइनस लगाएं, π/2 इधर, π/2 इधर, तो ये क्या हो गया, हाफ साइकिल, फिर π/2 इधर, और यहाँ पे क्या हो गया, बात समझ में आ रहा है ना। ये देखिए फिर से समझिएगा इस चीज़ को। ये देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, π/2 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, π/2 है। तो एक पाई क्या हो गया, कंप्लीट कर लेगा यहाँ, और एक पाई क्या करेगा, आगे कंप्लीट कर लेगा अपना। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। ओके, ठीक, आप जनरली इसको ऐसे इरेज कर दीजिए, ऐसे जैसे बताएं वैसे समझिए, अदरवाइज आप क्या होंगे, कन्फ्यूज होंगे। क्लियर है चीज़। ठीक, अब इस फिगर को अच्छे से बनाएगा। एक चीज़ देखिए, अगर ये ए और बी आपस में बराबर हो जाएं, ए और बी क्या हो, आपस में अगर बराबर हो जाएं यहाँ पर, तब क्या होगा, तब ये इक्वेशन जो है कुछ ऐसे हो जाएगा, x² / a² प्लस y² / b² हो जाएगा। b² की जगह भी क्या करें, a² रख दें, = 1, तो x² प्लस y² = a² हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो इलिप्स है ये क्या होगा, सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे ये क्या हो जाएगा, एक सर्किल के फॉर्म में बन जाएगा। ये भी ए के बराबर हो जाए, ये भी ए के बराबर हो जाए, तो जो इलिप्स है वो क्या होगा, एक सर्किल के फॉर्म में बन जाएगा। आप स्पेशल केस पता है कि इलिप्स में अगर ये ए बी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, तो क्या होता है, वो सर्किल के फॉर्म में होता है। इसका मतलब लिसाजस फिगर जो होगा सर्किल फॉर्म होगा, और क्या होगा, इस तरीके से ऐसे क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा। ओके, अब अगले कुछ केस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग केस 3 देखेंगे, जिसमें फाई का वैल्यू क्या है, π/4 मतलब 45 डिग्री है। अब देखिए यहाँ से अगर फाई का वैल्यू π/4 होता है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि साइन फाई का वैल्यू 1/√2 होगा, और कास फाई का वैल्यू भी 1/√2 होगा, क्योंकि हम लोग को पता है साइन 45 हो या कास 45 उसका वैल्यू 1/√2 होता है। अब इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 4 में यूज करेंगे, तो इक्वेशन 4 कैसा फॉर्म ले लेगा, कुछ ऐसा फॉर्म ले लेगा, जहाँ जहाँ पे कास फाई है और साइन फाई उसके वैल्यू को पुट करके सॉल्व करने के बाद ये हम लोग को इक्वेशन मिला। अब जो ये इक्वेशन होता है, ये ऑब्लिक्यू इलिप्स का क्या होता है, इक्वेशन होता है। ठीक, पिछले केस में जो हम लोग पढ़े थे π/2 केस में, तो इलिप्स ऐसा मिल रहा था, इसको हम लोग सिमेट्रिकल इलिप्स कहते हैं। ये इलिप्स जो था x और y एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल था, मतलब इसमें जितना पोर्शन इधर था उतना इधर था, उतना इधर था और उतना इधर था, इस वजह से हम लोग इसको सिमेट्रिकल इलिप्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इलिप्स मिलेगा वो क्या होगा, ऑब्लिक्यू इलिप्स मिलेगा, जिसके नोट्स जो होंगे, हुज नोट्स लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, जिसके नोट जो होंगे वो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, लाई करेंगे। इसको कुछ ऐसे देखिए दिखाया गया। ठीक, ये कैसे बनेगा, इसको मैं यहाँ से समझाने का थोड़ा कोशिश करता हूँ, आप मेरे साथ थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। ओके, तो देखिए ये इक्वेशन क्या है, ऑब्लिक्यू इलिप्स का इक्वेशन है। कैसे ये चीज़ कहा गया, इसको इस फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। आप यहाँ से क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे कि ये ऑब्लिक्यू इलिप्स है। ऑब्लिक्यू इलिप्स मतलब क्या, एक तिरछा इलिप्स बनेगा, जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में होगा। ये क्या था, सिमेट्रिकल इलिप्स था। ठीक, जितना पहले में था उतना दूसरे में, उतना तीसरे में, उतना चौथे में था। लेकिन इसमें क्या है, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में इसके ये नोड जो है वो क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये पहला और दूसरा हम लोग का सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन था। इसमें फाई = π/4 हो गया। इसका मतलब ये जो x वाला वेव है ये π/4 टाइम्स क्या है, पहले चल रहा है। तो ये देखिए, अगर इसको हम लोग ऐसे पाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये π/4 होता है, π/2 होता है, 3π/4 होता है, पाई होता है। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका π/4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ऐसे समझिए, ये π/4 टाइम्स पहले चल रहा है। ठीक, प्लस का मतलब ये वेव इस वेव से π/4 टाइम्स पहले चल रहा था, इधर क्या होगा, निगेटिव वैल्यू होगा। ठीक, ये क्या हो गया, -π/4 हो गया। फिर उसमें π/4 जोड़ेंगे, ये क्या हो गया आपका π/2 इसको कह देंगे। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, या अगर ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसे हटा दीजिए। ठीक, सिंपली ऐसे समझिए कि ये क्या है, -π/4 टाइम्स क्या है, एक मिनट,
ये देखिए π/4 यहाँ लिखे हैं, सिंपली आप ऐसे हमने दिमाग रखिए। मेरा इस वजह से थोड़ा सा आपको रुक समझा रहा है ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। यहाँ पर π/4 लिखा गया, इसका मतलब ये पहला वाला वेव क्या होगा, π/4 टाइम्स क्या होगा, पहले शुरू हो जाएगा, और ये π/4 टाइम्स क्या होगा, बाद में शुरू होगा। ठीक, तो देखिए π/4 टाइम्स क्या पहले शुरू हो गया। इस तरीके से इस वेव को ड्रा कर दिए। अब जब यहाँ पर देखिए ऐसे वेव का क्या है, हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ है। ठीक, एक एक सेक्शन क्या है, π/4 टाइम्स का है। तो जब ये π/4 टाइम्स पहले शुरू होगा तो इसका मतलब इसके जो एक हाफ साइकिल है उसको एक π/4 टाइम्स पहले क्या किए, शिफ्ट कर दिए हैं। इस वजह से ये T4 पे काटा है, यहाँ पे क्या है T3 पे काटा है। बात समझ में आया? हर एक सेक्शन को π/4 का बनाए हैं। तो जब ये π/4 टाइम्स पहले चल रहा है तो क्या होगा, सिंपली इसकी अपेक्षा एक π/4 पहले इसको बनाने के लिए एक π/4 पहले इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। इस वजह से इसको T3 पे कट किए हैं, इसको क्या किए हैं, T4 पे कट किए हैं। इतना चीज़ क्लियर? और कुछ में समझना है, अगर ये समझ गया तो आप इस फिगर को समझ जाएंगे। इतना चीज़ क्लियर? वैसे क्या करेगा, फिर आगे T7 पे कट करेगा, क्योंकि एक पूरा पाई होता है। ये देखिए π/4 4 π/4 मिला के पाई बन गया। ठीक, वैसे यहाँ पे देखिए π/4 एक पाई यहाँ पे बन गया। तो एक हाफ साइकिल में एक पाई, एक हाफ साइकिल में एक पाई। ठीक, सिंपली ऐसे क्या करना है, सरकाना रहता है। पिछले और π/2 फेज आगे था तो हम लोग क्या किए थे, इसको दो सेक्शन क्या किए थे, आगे किए थे, मतलब इसको T2 पे लाके कट कर दिए थे। देखिए π/2 आगे करने के लिए इसको क्या करना होगा, दो सेक्शन आगे शिफ्ट करना होगा। तो इसको दो सेक्शन आगे कट किए थे, तो इसमें जो T4 कट कर रहा था उस केस में इसको क्या किए थे, T2 पे कट कर दिए थे। पिछले वाले केस में याद आ रहा है ना, जब π/2 वाला केस था। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, T=0 की बात कर रहे हैं। T=0 की जब बात करेंगे तो दूसरे वाले का देखिए ये वैल्यू 0 पुट करेंगे, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो y क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये पार्टिकल क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा, ओरिजिन पर रहेगा। लेकिन अगर पहले वाले की बात करें तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर T=0 पुट करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, पाई का वैल्यू π/4 है, और साइन π/4 क्या होगा, 1/√2, मतलब इसका वैल्यू a/√2 आएगा। इसका मतलब ये कुछ यहाँ पर a/√2 आएगा आपका। ठीक, तो ये 0 था, ये a/√2 था, मतलब पार्टिकल क्या आपका यहाँ पर है, रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा। क्लियर? अब देखिए क्या होगा, जैसे हम लोग क्या करिए, T=T1 पे आए, T=T1 पे आए तो इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू है और इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक, इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा और इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक, तो क्या होगा, इसका मतलब मान लीजिए इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ यहाँ पर ऐसे आएगा। इनका जो रिजल्टेंट होगा कुछ यहाँ पर ऐसे आएगा। अब देखिए T=T2 पे ये क्या है, इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू है और इसका क्या है, जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, इसका मैक्सिमम है और इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू। बात समझ में आएगा? फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए फिर से समझिए। T=0 पर आपको समझ में आ गया है। T=T1 पे क्या होगा, इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है? T=T1 पे इसका क्या कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा और ये जो पॉजिटिव वैल्यू होगा इसका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। ऐसे समझिए ना, ये जो इसका वैल्यू है ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये क्या होगा, इसके a के बराबर होगा। ठीक, और इसके T=T1 पे ये जो वैल्यू है ये क्या है, b से कुछ क्या है, कुछ कम है। b यहाँ पे है, इस b से क्या है, कुछ कम है। तो ये क्या होगा, अपने इस मैक्सिमम वैल्यू पर रहेगा। और यहाँ पे देखिए इसको हटाते हैं और b का क्या होगा, कुछ इससे कम वैल्यू है, मतलब b क्या है, कुछ यहाँ पर है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, कुछ यहाँ पर ऐसे आएगा। इन दोनों रिजल्टेंट को कुछ यहाँ पर ऐसे क्या कर रहे हैं, बना दे रहे हैं। ठीक, ये इधर ज़्यादा लंबा है तो इसका मतलब रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ यहाँ पर आएगा। मतलब ये ऐसे क्या कर रहा है, चलना शुरू कर दिया है। ठीक, इसका और इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। अब देखिए T=T1 पर ये a से कुछ कम हो जा रहा है और ये T=T2 पर a से कुछ कम वैल्यू हो जा रहा है। मैक्सिमम a था और ये क्या हो रहा है, T=T2 पर b के बराबर हो जा रहा है। मतलब ये a से कुछ कम हो जा रहा है, यहाँ पे इसका कुछ वैल्यू है, ये पूरा a है तो यहाँ पे इसका a से कुछ कम हो जा रहा है और ये b पे चला जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, कुछ यहाँ पर ऐसे आएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ऐसे आ गया। ठीक, ऐसे क्या करा हमने, पार्टिकल क्या करा, हमने पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, T=T3 पे 0 है, ये b से कुछ कम है। ये T=T3 पे 0 है, ये b से कुछ कम है। मतलब कुछ यहाँ पर ऐसे कुछ वैल्यू बना ले रहा है, रैंडम ऐसे कुछ चलिए बना ले रहा है। ठीक, ये क्या हो गया, ऐसे हो गया। ठीक, क्लियर? अब देखिए क्या हो जा रहा है, जैसे T=T4 चल रहा है, ये निगेटिव वैल्यू आ जा रहा है, निगेटिव कुछ इसका वैल्यू आ जा रहा है और इसका वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल कुछ क्या है, यहाँ पर ऐसे कुछ आ जा रहा है, ऐसे कुछ क्या आ रहा है, पार्टिकल आ जा रहा है। ठीक, ऐसे। अब देखिए T=T5 पर इसका क्या मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या आ रहा है, -a है और ये क्या है, b से कुछ कम है, -b से कुछ कम वैल्यू है। ये -a आ गया, ये -b से कुछ कम वैल्यू है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ यहाँ पर आएगा। ये देखिए मैक्सिमम था, ये था, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ यहाँ पर आएगा। मतलब क्या हो गया, ये ऐसे क्या करेगा, यहाँ पर आ गया। ठीक, क्लियर?
अब देखिए t इक्वल टू T6 पे इसका क्या है वैल्यू -a से कुछ कम है, इसका क्या है -b है, ये -b हो गया, ये -a से कुछ कम है, तीन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ यहाँ पर ऐसे आएगा, तो ये क्या हो गया, कुछ ऐसे ऐसे कर देंगे इसको। क्लियर। अब फिर देखिए t इक्वल टू T7 पे क्या हो जाएगा, t इक्वल टू T7 पे 0 हो गया, इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, ये 0 हो गया, इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर कुछ पॉजिटिव वैल्यू माने तो यहाँ पर आ गया। t इक्वल टू T8 पे देखिए क्या होगा, ऐसे ऊपर जाएगा ये, ठीक, इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है 0 है, तो ए का कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है 0 है, मतलब क्या होगा, ऐसे जाके ये मिल जाएगा, ऐसे क्या होगा एक ऑब्लिक्यू इलिप्स बन जाएगा। ठीक, इसके डायरेक्शन को क्या करिएगा, ऐसे शो कर लीजिएगा। ठीक, ये जब फिगर एग्जैक्ट बनाएंगे ना, एग्जैक्ट आपको रिजल्टेंट मिलने लगेगा। ये जो रिजल्टेंट मैं बना रहा हूँ ना, वेक्टर को यूज करके बना रहा हूँ। ठीक, वेक्टर को यूज करते हुए रिजल्टेंट बना रहा हूँ। जैसे वेक्टर है ना, ऐसे करते हैं कि दो वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट क्या होता है, ऐसे कुछ यहाँ पे आता है। ठीक, तो इसको बनाने के लिए आपको वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, ऐसे ऑब्लिक्यू इलिप्स बनता है। ठीक, अब बाकी के जो केस हैं उसको डायरेक्ट मैं बताऊँगा, ऐसे समझाऊँगा नहीं, उसको आप अपने रफ पर ऐसे बनाकर समझने की कोशिश करिएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग केस नंबर 4 देखेंगे, जिसमें क्या मान रहे हैं कि जो फाई का वैल्यू है वो 3π/4 है। ठीक, तो अगर पाई का वैल्यू 3π/4 होगा, इसका मतलब साइन 3π/4 1/√2 हो जाएगा, और जो कास 3π/4 होगा माइनस का 1/√2 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जब वैल्यू माइनस में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा वैसे ही यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। ठीक, तो इसके पहले जो π/4 वाला केस था और जो ये केस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, π/4 वाले में यहाँ पर माइनस आ रहा था, इसमें यहाँ पर प्लस आया। इसका मतलब क्या होगा, ये इक्वेशन भी क्या है, एक ऑब्लिक्यू इलिप्स का इक्वेशन है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या है, अलग है। ठीक, यहाँ पर इक्वेशन नंबर लिख लीजिएगा, मैं इरेज कर दिया हूँ, याद नहीं आ रहा है पीछे कितना इक्वेशन नंबर था। ठीक, इक्वेशन नंबर डाल के दिखेगा कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक्यू इलिप्स हुज नोड्स लाई इन सेकेंड एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, जिसके सेकेंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, जिसके जो नोड होंगे वो सेकेंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे, और कुछ ऐसे क्या होगा आपका इलिप्स बनेगा। कैसे इसको बनाया जाता है, इसको बनाना मैं पीछे सिखा दिया था। ओके, क्लियर। वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, इस वजह से आप डायरेक्ट मैं चीज़ों को यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, अब देखिए केस 5 क्या है, अगर पाई का वैल्यू क्या है, पाई है, तो साइन फाई 0 हो जाएगा, और कास फाई क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब इक्वेशन 4 को हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो गया, -1 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बन गया, फिर कुछ ऐसा फॉर्म में आएगा, a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में, और फिर यहाँ सॉल्व करने पर ये फॉर्म आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये भी एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ इक्वेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पर डालिएगा, लिख दीजिएगा कि दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, और फिर क्या होगा, किस में लाई करेगा, दूसरे और चौथे कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो ऐसे देखिए बना दिए हैं, डायरेक्शन भी ऐसे क्या किए हैं, बना दिए हैं। ठीक, तो इस तरीके से केस फर्स्ट जो था उसको हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आगे हम लोग केस सेकंड, जो 2:1 रेशियो वाले फ्रीक्वेंसी का केस है, उसको आगे के वीडियो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।